सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज है हमारा 17 सितंबर। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। कल हमने जो है मेंटल हेल्थ के ऊपर डिस्कस करा था, आज जो है दूसरा डायमेंशन पेशेंट सेफ्टी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट बाय फॉर्मर WHO डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल हेल्थ कहते हैं, हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ, विदाउट सेफ्टी इन केयर देयर इज नो ट्रू हेल्थ। सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो गुड हेल्थ होती है ये हमारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है। ये जो हमारी हेल्थ है ये हमारा मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है। जस्ट थिंक अबाउट कि आपके पास हेल्थ नहीं है तो क्या ये जो हमारी वेल्थ है इसकी कोई रियल वर्थ रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। इसी का मतलब है हेल्थ इज़ द फर्स्ट वेल्थ, कि फॉरमोस्ट हमें किसको सीख करना चाहिए? हमारी हेल्थ को, ना कि वेल्थ को। अब थिंक अबाउट कि ये जो हेल्थ केयर सर्विस है ये अवेलेबल है आपको, लेकिन उसके अंदर सेफ्टी नहीं है, तो क्या ये ट्रू हेल्थ है? डेफिनेटली नहीं है। यही जनरल जो है डायरेक्टर जनरल हमारे WHO के बोलना चाहते हैं कि हमें हेल्थ केयर के अंदर सेफ्टी को प्रमोट करना चाहिए, और इसी के अवेयरनेस के लिए हम जो अपना 17 सितंबर है उसको वर्ल्ड पेशेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा सा समझते हैं इंडिया का क्या डायमेंशन है, इंडिया में क्या सेफ्टी प्रोसीजर्स है और वर्ल्ड लेवल पे क्या प्रैक्टिसेस है। उन सब चीज़ों को आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करते हैं। अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, आप सभी को पता है, अभी हमने डिस्कस करा कि जो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है 17 सितंबर को आता है। इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है इसीलिए कि हम रिमाइंड कराएं वर्ल्ड को कि ये जो सेफ हेल्थ केयर है ये गारंटेड नहीं है। ठीक है, वी प्रोवाइडेड, ये गारंटेड नहीं है। अगर ग्लोबली देखें तो ग्लोबली इन पेशेंट की यहाँ पे बात करें, जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो 10% पेशेंट कह लीजिए या 10 में से एक पेशेंट कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। 10% जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल, जब वो ड्यूरिंग इन पेशेंट होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो वो ऐसी कुछ ट्रीटमेंट रिसीव करते हैं जिनसे उनकी जो सेफ्टी है वो खतरे में आ जाती है। और सिमिलरली यहाँ पे जो OPD में जाते हैं, आउट पेशेंट वाले हैं, उसकी हालत और भी ज़्यादा जो है वर्स है। ये 40% है। यहाँ पे 40% जो पेशेंट्स है वो सेफ्टी प्रोसीजर जो है वो रिसीव नहीं करते। इंडिया की बात करें, इंडिया के लिए ये जो सिनेरियो है ये और ज़्यादा सीरियस है। ये तो वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं कि इन पेशेंट में 10% पेशेंट जो है सेफ्टी प्रोसीजर जो है वो रिसीव नहीं करते, और OPD में जो है 40% पेशेंट्स। लेकिन इंडिया की बात करें तो ज़्यादा सीरियस है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर हमने हेल्थ केयर वाला जब देखा था, ईटिंग वाला जब देखा था, मेरे को याद है मैंने एक एडिटोरियल डिस्कस करा था, उसमें इंडिया के अंदर जो है ईटिंग जो हैबिट है वो चेंज होती जा रही है, वेस्टर्नाइज होता जा रहा है इन्फ्लुएंस, और इसकी वजह से ओबेसिटी आ रही है, और ओबेसिटी जो है मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। ठीक है, तो यहीं से सारी जो डिजीज़ है वो चालू होती है, ओबेसिटी से। और इंडियन जो लोग हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉनिकल डिजीज़ क्या होता है जो लंबे टाइम तक चलता है, उसको जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ के रूप में अडॉप्ट हो रहा है। तो यही यहाँ पे बता रखा है कि जो डिजीज़ पैटर्न है इंडिया के अंदर वो शिफ्ट होता जा रहा है। पहले तो इन्फेक्शन होता था, ठीक है, आप देखेंगे 1990 से पहले का टाइम, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पे जो है इन्फेक्शन रिलेटेड डिजीज़ आते थे, लेकिन ये इन्फेक्शन रिलेटेड जो डिजीज़ है ये कम होते जा रहे हैं। और ये जो क्रॉनिकल डिजीज़ है जिनका रीज़न डायरेक्टली क्या है, हमारी बिगड़ी हुई या कह लीजिए डिसऑर्गेनाइज ईटिंग हैबिट। हम जो है अपने खाने के अंदर ज़्यादा जो है वो नमक वाला या तेल वाला जो पदार्थ यूज़ करते हैं, ये हमने एडिटोरियल में डिस्कस करा था, वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्रॉनिकल डिजीज़ और या कह लीजिए लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है वो जनरेट होते जा रहे हैं, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो गया। तो जितने ज़्यादा पेशेंट उतना ज़्यादा खतरा कि उनका जो प्रोसीजर होगा वो सेफ़ नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो क्रॉनिकल डिजीज़ हैं इनको शॉर्ट टर्म में जो है ठीक नहीं किया जा सकता, जैसे इन्फेक्शन होता है। इनके लिए हमें क्या चाहिए? इनके लिए चाहिए हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। रिपीटेड ट्रीटमेंट होना पड़ता है, डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो सेफ्टी एरर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा क्या है, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है, तो ये जो सेफ्टी एरर है ये हो जाए, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर पेशेंट जो है रिपीटेडली जो है डॉक्टर के पास जाएगा, और क्रोनिकल डिजीज़ के अंदर जैसे डायबिटीज़ हो गया जाना पड़ता है। ठीक है, तो और एक्यूट, ये तो हो गई हमारी क्रॉनिकल डिजीज़ की बात जिसमें कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाना पड़ता। लेकिन जो एक्यूट केयर है, एक्यूट केयर मतलब जिसमें ऑपरेशन करवाना पड़ता है, इमरजेंसी हो गया, सर्जरी हो गया, ठीक है,
उसके अंदर क्योंकि जब सर्जरी होती है तो कोई एक डॉक्टर नहीं रहता, मल्टीपल डॉक्टर्स रहते हैं, मल्टीपल स्पेशलिस्ट रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, लेकिन उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन लैक करे तो भी ये पेशेंट को हार्म करता है। यही यहाँ पे बता रखा है कि ये भी एक जो खतरा है पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड हमें फेस करना पड़ेगा। किस कहाँ पे? इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया की जो कंडीशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेस कंट्री है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेशेंट है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे किस तरह का जो हार्म है वो पेशेंट्स को होता है, अब यहाँ पे ये भी बता रखा है कि किस तरह का जो हार्म है वो पेशेंट्स को होता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जब पेशेंट जो है मेडिकल सिचुएशन में होता है, ठीक है, तो वो किस किस तरह के जो है, ये क्योंकि सेफ्टी की बात करें तो हमें पता होना चाहिए किस किस तरह के हार्म होते हैं। तो देखो, पेशेंट जो है जब मेडिकल सिचुएशन में होता है या कह लीजिए हॉस्पिटल में होता है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो उसको कह लीजिए कॉजेज लेने पड़ते हैं। वो है हमारे क्या कि लेट्स से जब हॉस्पिटल में होता है तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है किसका? इन्फेक्शन का। और इससे रिलेटेड भी हमने एक जो आर्टिकल है वो डिस्कस करा था कि कोई एक जो बैक्टीरिया था जो हॉस्पिटलाइज जो लोग हैं उनके अंदर जो है फैल रहा था। तो ये भी पेशेंट सेफ्टी के लिए एक खतरा है। सेकंड, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, वो एक तरह का जो है का हार्म है स्टूडेंट जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए। और इंजेक्शन और ट्रांसफ्यूज़न होता है, जब ब्लड जो है ट्रांसफ़र करा जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, अगर उस टाइम में जो है यूज्ड नीडल हम यूज़ कर लें तो वो भी एक तरह से सेफ्टी को हार्म करती है हमारे पेशेंट को। जो ये किसी तरह के जो है प्रोसीजर्स हैं जहाँ पे हमारे पेशेंट की सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ये तो हो गया हमारा जो सीरियस मेडिकल सिचुएशंस है उसके अंदर ये सारी कंडीशन होती है। लेकिन जो हम ओपीडी में जाते हैं, डेली मेडिकल प्रैक्टिसेस होती है, जो डेली मेडिसिन लेते हैं, वहाँ पे कैसा होता है? देखो, वहाँ पे अगर जो ड्रग्स लेते हैं, जो हम दवाइयाँ लेते हैं, अगर उनका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ा जाए, ठीक है, गलत दवाई ले ले, और ये हमारे यहाँ पे इंडिया में होता भी है। क्यों? क्योंकि एक हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या? सेल्फ मेडिकेशन की, क्योंकि डॉक्टर का जो खर्चा है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से जो हमारे पेशेंट्स हैं वो केमिस्ट से दवाई लेने लग गए हैं, केमिस्ट से पूछ के। तो ये सेल्फ मेडिकेशन जो है ये कहीं ना कहीं अनसेफ ड्रगिंग या कह लीजिए रॉन्ग ड्रगिंग का जो है खतरा पैदा करते हैं और सेफ्टी जो है हमारे पेशेंट्स की कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सेकेंड चीज़ है डायग्नोस। हमारी इंडिया के अंदर आपको पता होगा, ये रिपोर्ट्स के अंदर ही था कि 100% डायग्नोस फैसिलिटी हमारी पब्लिक हॉस्पिटल्स में नहीं है। स्पेशली जो हमारे आरोग्य मंदिर हैं या कह लीजिए जो सबसे ग्राउंड लेवल के हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स हैं, तो ये इसकी वजह से लेट डायग्नोस होता है और जो हमारा पेशेंट्स है उसकी जो कंडीशन है वो वर्स हो जाती है, वो बिगड़ जाती है, क्योंकि डायग्नोस नहीं हो पाता। डायग्नोस नहीं होगा तो प्रॉपर मेडिकेशन नहीं हो पाएगी, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं हो पाएगी तो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। प्लस एक जो प्रिवेंटेबल एक्सीडेंट होता है, जो छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है ड्यू टू ट्रैफिक जैम, ड्यू टू आप कह लीजिए कि प्रॉपर टाइम पे जो मेडिकेशन नहीं मिल पाती, उसकी वजह से भी उनकी जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये तो हमारे दो तरीके हो गए, एक इन पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन वगैरह, गलत इंजेक्शन दे दिया, वो सारी चीज़, और जो डेली मेडिसिन होती है उसके अंदर रॉन्ग ड्रग दे दिया, एक्सीडेंट प्रिवेंटेबल था लेकिन नहीं हो पाया, डायग्नोस नहीं करा, ठीक है, तो इसकी वजह से जो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। तीसरी चीज़ जो हमें ऑलरेडी पता है कि ये ऐसा होता क्यों है, इसके होने का बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे यहाँ पे एज पर द WHO जितने डॉक्टर्स होने चाहिए, जितने नर्सेज होने चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा कम है, ठीक है। WHO की रिकमेंडेशन है कि पर डॉक्टर जो है 1000 जो है हमारे पेशेंट्स होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे 1500 कुछ पहुँच रखे हैं। मतलब क्या कि 150% पेशेंट जो है ज़्यादा देख रहा है, 150% पेशेंट जो है एक डॉक्टर देख रहा है WHO की रिकमेंडेशन से ज़्यादा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी तो स्टाफ हो गया वो कम है, हमारे डॉक्टर्स कम है, हमारी नर्सेज कम है, हॉस्पिटल्स भी कम है, तो एक्सट्रीम प्रेशर होता है। प्लस हमारे यहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं होते जैसे डायग्नोस्टिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ गवर्नमेंट रिपोर्ट ही बोलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉम्प्रोमाइज़ करती है। प्लस उसके साथ जो पेशेंट्स हैं, कुछ डॉक्टर्स का एटीट्यूड भी है जो कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट है वो एक पैसिव एटीट्यूड डेवलप कर लेता है कि जो दवाई लिख के उसे दे दी जाती है वो पूछता नहीं है, कोई क्लैरिफाई नहीं करता डाउट। तो इसकी वजह से जो सेफ्टी गैप है, हम सेफ्टी गैप के बारे में तो पढ़ रहे हैं, पेशेंट्स का जो सेफ्टी गैप है वो बढ़ता जाता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से पेशेंट्स की सेफ्टी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है।
अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एफर्ट नहीं मारे गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड, क्योंकि हेल्थ केयर का इशू है ये, ठीक है। हमारे यहाँ पे रूल्स, लॉ, फ्रेमवर्क की कमी नहीं है, बतेरो रूल्स है, बस मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या, इम्प्लीमेंटेशन की। किसकी? इम्प्लीमेंटेशन की। ये हमेशा याद रखना, कभी भी लॉज वगैरह की बात आएगी तो इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ पे हमेशा लैग करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसको संभालने वाले जो लोग हैं वो कम है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो लॉज है या पे कह लीजिए जो फ्रेमवर्क है पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड, वो है नेशनल पेशेंट सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क 2018-25, ठीक है। ये हेल्थ केयर को कैसे जो है सेफ बनाया जाए उससे रिलेटेड ये है, गवर्नमेंट का रोड मैप है कि भाई एरर हो गई इसको रिपोर्ट करो, बिल्डिंग सेफ्टी कोड लाओ, क्लिनिकल प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो इस फ्रेमवर्क का नाम हमेशा याद रखना, नेशनल पेशेंट सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क। कभी ये एंगल दिखाना पड़े हमारे आर्ग्यूमेंट के अंदर, ऐसे राइटिंग के अंदर या फिर रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, तो ये एंगल ज़रूर दिखाना। दूसरा हमारा है सोसाइटी ऑफ फार्माकोविजिलेंस इंडिया, ठीक है। तो हमारी सिविल सोसाइटी, ये तो हमारी गवर्नमेंट हो गई, हमारी सिविल सोसाइटी ये भी मिलके जो है पेशेंट सेफ्टी को प्रमोट करती है। तो ये जो हमारी सोसाइटी ऑफ फार्माकोविजिलेंस इंडिया है, ये ट्रैक करती है, रिपोर्ट करती है अगर कोई ड्रग रिएक्शन हो जाता है। तो हमने देखा था ना कि जो पेशेंट्स हैं वो केमिस्ट से ले लेता है, तो अब ड्रग रिएक्शन हो जाएगा तो ये हमारी फार्माको जो विजिलेंस वाली है ये उसको रिपोर्ट करेगी ताकि इससे निपटा जा सके। अब हॉस्पिटल्स के लिए हमारे पास है NABH। आपको पता होगा कि अगर आपके माता पिता कोई गवर्नमेंट सर्विस में होंगे या फिर आप भी जब असिस्टेंट कमांडेंट लग जाएंगे, देन आप पाएंगे कि जो गवर्नमेंट है वो दो तरह की परमिशन देती है हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। एक तो जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, दूसरे वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो NABH से रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, जो पैनल में आते हैं, ठीक है। तो वो सारे पैनल वाले NABH वाले होते हैं, नेशनल क्रेडिट बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। तो ये क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, किसका? हॉस्पिटल्स का। बस कमी ये है कि सिर्फ लेस देन 5% जो इंडियन हॉस्पिटल है वो यहाँ से एक्रेडिटेड है, वो यहाँ से रिकॉग्नाइज्ड है एक तरह से। उससे तो 5% है, कितने ज़्यादा नहीं है, 95% अराउंड हॉस्पिटल जो है NABH से रिकॉग्नाइज नहीं है। तो कितना जो पेशेंट की सेफ्टी है कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ये यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी सिविल सोसाइटी है, NGOs है, फाउंडेशन है, वो भी पेशेंट अवेयरनेस से रिलेटेड प्रोग्राम चलाते रहते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया पेशेंट सेफ्टी एक्सेस इनिशिएटिव ऑफ इंडिया फाउंडेशन, ये एक NGO है। एक आधे NGO का नाम याद रखना, पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी फाउंडेशन। तो ये जो फाउंडेशन है, ये जो NGO है, बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर सेफ्टी को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है हॉस्पिटल्स को, प्रोफेशनल को अवेयर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे एफर्ट है इंडिया के अंदर फॉर व्हाट, फॉर हमारी पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड को, क्योंकि आज क्या है, आज है हमारा वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर, ठीक है। अब देखो ये चीज़ एकदम सही है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ ये NABH की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ जो है हमारे NGO की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये ओवरऑल सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पेशेंट की सेफ्टी को प्रमोट करना है। सिर्फ डॉक्टर नर्सेज नहीं, हमारी भी है। तो पेशेंट्स हो गई, पेशेंट की फैमिली हो गई, तो उनको अवेयरनेस बेसिकली फैलानी चाहिए, उनसे बोलना चाहिए कि भाई क्वेश्चन पूछो कि जो आपके हेल्थ केयर रिकॉर्ड है उसके अंदर क्या चल रहा है, ड्रग्स कौन कौन सी लेनी है, किसका जो है क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें। जैसे कि आपको पता होगा एक जो है अभी जो है एंटी माइक्रोबियल डिजीज़, वो क्या कहते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंट, एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंट जो है फैलता जा रहा है। जिसका बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंट, तो डॉक्टर क्या है, हमें एंटीबायोटिक लिख के जो है दे देते हैं, हम खा लेते हैं और हमारे अंदर जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं वो भी मर जाते हैं, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये इससे रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है और वो दवाई काम करना बंद कर देती है। ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टाइम जब ये ABDR जो है एंटी बैक्टीरियल ड्रग रेजिस्टेंट दवाई जो है नहीं ईजाद हुई थी, तो 100 जो पेशेंट का ट्रीटमेंट होता था उसमें से अराउंड 2 से 3 पेशेंट बच पाते थे, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता था, ठीक है। अब सेम कंडीशन दोबारा डेवलप हो रही है, क्योंकि ये जो ड्रग रेजिस्टेंट है, ये जो हमारा बैक्टीरिया है ये इस दवाई से रेजिस्टेंट क्रिएट कर रहा है, इस दवाई का उस पर असर नहीं होता, तो दोबारा वो कंडीशन आ जाएगी, हमारा जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है वो यहाँ पे खतरे में आने को है, ठीक है।
तो हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली क्वेश्चन पूछना चाहिए कि डॉक्टर जो दवाई दे रहा है वो कौन सी दवाई दे रहा है। जैसे एक बार मेरा ही एग्जांपल है, मैंने एक बार दवाई ली थी डॉक्टर से, तो वो मेरे को जो है ये बैक्टीरियल दवाई दिया जा रहा था। सो आई आस्क्ड हिम कि भाई सर आप ये जो दवाई दे रहे हैं ये मेरे को क्यों दे रहे हैं, वो किससे रिलेटेड है। इसने बोला ये एंटी बैक्टीरियल वो है, दवाई है। तो मैंने कहा इसका यूज़ क्या है, कह रहा आपके अंदर जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है ना उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसको मार देगा, और एक्चुअल में उस चीज़ की दवाई की ज़रूरत नहीं थी हमें उस टाइम पे। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें पूछनी चाहिए ताकि ये जो हमारा हेल्थ केयर है ये ज़्यादा अच्छा हो सके। मीडिया को भी फेलियर और सक्सेस को दोनों को प्रमोट करना चाहिए, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी जो है टीच करना चाहिए, कॉर्पोरेट्स को थ्रू द CSR फंड, क्योंकि आपको पता होगा 2% जो है CSR फंड देना होता है, तो उसके जो फंड होता है उससे अवेयरनेस प्रोग्राम रन करने चाहिए। प्लस जो हमारे इनोवेटर्स हैं, हमारे जो टेक सेवी हैं, उनको ऐसी ऐप डेवलप करनी चाहिए ताकि ये जो हार्मफुल ड्रग्स हो रहे हैं, इनका जो इन्फेक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाए, ट्रैक किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि पेशेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की है, मीडिया की है, कॉर्पोरेट्स की है, टेक इनोवेटर्स की है। ठीक है, फाइनली हमें क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। WHO का भी अपना एक ग्लोबल पेशेंट सेफ्टी एक्शन प्लान है। ठीक है, तो ये जो एक्शन प्लान है ये हर एक कंट्री के लिए एक ब्लूप्रिंट जो है वो साबित होना चाहिए, और हमें जो है एक पेशेंट एडवाइजरी काउंसिल जो है एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, जो एक बहुत ज़्यादा प्रूवन सॉल्यूशन है वर्ल्ड लेवल पे। अगर इंडिया भी इसे अडॉप्ट कर लेगा तो हमारे यहाँ पे भी जो है हॉस्पिटल्स के डिसीजन मेकिंग के अंदर जो वहाँ के पेशेंट्स हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो बेसिकली ये ग्राउंड लेवल पे जो है डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है। यही यहाँ पे बता रखा है पेशेंट एडवाइजरी काउंसिल के अंदर कि यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनकी वॉइस को भी सुना जाएगा कि उनसे रिलेटेड जो प्रोसीजर हो रहे हैं वो कैसे डेवलप करने चाहिए हॉस्पिटल्स के अंदर। प्लस उसके साथ जो है हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है, रिसोर्स प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है, डॉक्टर्स जो है उनकी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो है बेसिक सॉल्यूशन ये भी करने की ज़रूरत है। प्लस जो ये जो NABH है इससे मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमें एक्चुअल में करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी जो है सर्वोपरि है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हमारी पेशेंट सेफ्टी है, और यही यहाँ पे बता रखा है। आई होप आपको जो एडिटोरियल है अच्छे से समझ आ गया होगा कि पेशेंट सेफ्टी क्यों ज़रूरी है और क्यों ये लैग कर रही है और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। हमारा एक हो गया WHO का ब्लूप्रिंट, ग्लोबल पेशेंट सेफ्टी एक्शन प्लान, और दूसरा सॉल्यूशन हो गया पेशेंट एडवाइजरी काउंसिल। तो ये दोनों चीज़ जो मोटा मोटी यहाँ पे मेन पॉइंट है ये हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो एक ये टॉपिक है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको ट्राई करने की कोशिश करो। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है हमारा फीडे वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2025। ये PIB से है। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने वैशाली रमेश बाबू को जो है कॉन्ग्रेचुलेशन करा है। किसके ऊपर, उनकी अचीवमेंट के ऊपर उन्होंने जो है फीडे वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2025 जो है वो जीत लिया है। उन्होंने जो है फीडे वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2025 जो है जीत लिया है। कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था समरकांड उज्बेकिस्तान के अंदर। देखो उन्होंने जीता है फीडे ग्रैंड स्विस 2025 वुमेन वाला, और एक हुआ था हमारा फीडे ग्रैंड स्विस 2025, दोनों ही वहाँ पे हुए थे। तो ये हमारा जो है हुआ कहाँ था, ये हुआ था समरकांड उज्बेकिस्तान में। 2 सितंबर से 16 सितंबर मतलब कल ही ये जो है ख़त्म हुआ है। टोटल प्लेयर्स इसमें कितने से, टोटल प्लेयर्स इसमें थे 172। और आपको पता होगा IBAC-IO का अभी जो एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली, उसके अंदर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल कितने प्लेयर्स थे उसके अंदर। तो इसके अंदर 172 प्लेयर थे, ग्रैंड स्विस के अंदर 116 थे, और वुमेन ग्रैंड स्विस में 56 थे। ठीक है, अब प्राइज़ की कितनी राशि थी, तो ग्रैंड स्विस के अंदर थी $6,25,000 और वुमेन ग्रैंड स्विस के अंदर थी $2,30,000। हर 2 साल के अंदर ये जो है कंडक्ट होता है। अभी 2025 में हुआ, नेक्स्ट कब होगा 2027 के अंदर। लास्ट ईयर 2023 के अंदर जो विनर थे उसके अंदर वैशाली रमेश बाबू जो है वो भी थी। मतलब वैशाली रमेश बाबू ने सेकंड टाइम जो है ये प्राइज जो है जीता है। ठीक है, अब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, समझ आ गई। फर्स्ट एडिशन किसने जीता था, इजले ऑफ मैन विनर GM वांग हाउ, इन्होंने जीता था फर्स्ट एडिशन। तो समझ आ गया होगा, अगर आ गया तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। देखो यहाँ पे ये जो हमारे आनंद कुमार वेल कुमार है,
ये जो हमारे आनंद कुमार वेल कुमार हैं, ये रहे हमारे आनंद कुमार वेल कुमार, इनको भी प्रधानमंत्री जी ने जो है कॉन्ग्रेचुलेशन करा है फॉर विनिंग कोर वट गोल्ड इन्होंने विन करा है। और ये इंडिया के फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप बन गए हैं किसके अंदर, स्केटिंग के अंदर, ठीक है। तो यही यहाँ पे जो है मेन जो है न्यूज़ है। इन्होंने सीनियर मैन 1000 मीटर स्प्रिंट के अंदर जो है गोल्ड जीता है। सो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, आई होप समझ आ गई होगी, याद रखने वाली चीज़ है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये हो गया हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ट्राई करो, अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन वीड आउट। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन वीड आउट। देखो ये जो शायद वीड गांजे को ही बोलते हैं, तो ये उस गांजे से को हटाने से रिलेटेड जो ऑपरेशन है ये है हमारा ऑपरेशन वीड आउट। ये जो ऑपरेशन वीड आउट है ये इंडिया लेवल का मूवमेंट है। ये क्या है, हमारे इंडिया लेवल का मूवमेंट है, किसी स्टेट स्पेसिफिक जो है मूवमेंट नहीं है। टोटल मिला के यहाँ पे 108.67 kg जो है हाइड्रोफोनिक वीड जो है, गांजा ही होता है शायद, उसको जो है जब्त कर लिया गया है 20 दिनों के अंदर। किसने चलाया है, DRI ने, DRI ने चलाया। DRI क्या होता है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ये जो है ऑपरेशन जो है चलाया, ऑपरेशन वीड आउट, ठीक है। अब मेजर सीजर कहाँ है, मुंबई एयरपोर्ट में हुआ है। 39 किलो पकड़ा गया है, बैंकॉक से आ रहा था। कहाँ से आ रहा था, बैंकॉक से। बैंकॉक में क्या है, गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है। और दूसरी साइड क्या है यहाँ पे, हमारे अफगानिस्तान की साइड गोल्डन क्रीसेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, यहीं से आते हैं गांजे वांजे। दूसरा सीजर हुआ है हमारा ये वाला जयपुर, लखनऊ और कोलकाता एयरपोर्ट में। ये भी कहाँ से आ रहा था, बैंकॉक और थाईलैंड से आ रहा था। तीसरा हमारा हुआ है हमारा ये वाला अर्ली ऑपरेशन, ये जो हुए हैं यहाँ पे 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें, लॉ कौन सा एप्लीकेबल है यहाँ पे, लॉ है हमारा नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जो कि ब्रॉडली देखें तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का एक मिशन है नशा मुक्त भारत क्रिएट करना। तो नशा मुक्त भारत की ओर एक अग्रसर कदम है। तो यही है, ये क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करो। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा द हिंदू से एक्सरसाइज रिजोल्यूट ड्रैगन, ठीक है। देखो आईबी के अंदर अभी जो रिसेंटली IBACIU का एग्जाम हुआ है, आपको जान के खुशी होगी कि हमारा जो डेली डिस्पैच है, हमने जब से स्टार्ट करा है और अब तक इसके अंदर टोटल IB में 11 से 12 क्वेश्चन जो है हमारे डेली डिस्पैच से आए हैं, ठीक है। आज मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी सारे CAPF के बच्चे भी जो है IBACIU का एग्ज़ाम देते हैं, इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। तो 11 से 12 क्वेश्चन आना सिर्फ डेली डिस्पैच से हमारे, जो हम डेली डिस्कस करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और बच्चों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 क्वेश्चन आया है सिर्फ, क्योंकि उन्होंने एनालाइज नहीं करा, मैंने एनालाइज करा है। और सिमिलरली हमारा जो CAPF का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी काफ़ी सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन नहीं आया। वो मैंने अभी तक आपका पेपर जो है कंपेयर नहीं करा, एनालाइज नहीं करा, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है। तो आपका पेपर भी एनालाइज करके बताऊंगा कि भाई कितने जो है हमारे क्वेश्चन आए हैं CAPF के अंदर भी। तो उसके अंदर 11 से 12 आए हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ था और थोड़ा सा टाइम था। तो हम इसको जो है अपने डेली डिस्पैच को और ज़्यादा जो है मजबूत बनाते रहेंगे दिन पर दिन, ताकि जो है हमारा चाहे पेपर 1 हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, A कैटेगरी का, B कैटेगरी का, मैक्सिमम जो वहाँ पे करंट अफेयर है वो हमारे प्रोग्राम से आए, जो कि एक फ्री इनिशिएटिव है, ठीक है। तो बच्चों इसके साथ कंटिन्यू रहना और भरोसा रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बस रिवीजन अपना जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। सेकेंड है हमारी एक्सरसाइज रेजोल्यूट ड्रैगन, जो कि द हिंदू के अंदर मेंशन थी। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली हो रहा है USA और जापान की ये जो है बाइलेटरल एक्सरसाइज है। USA और जापान की ये एक्सरसाइज है, ये यहीं पे कहीं मेंशन था, ये जापान एंड चाइना की जो है बाइलेटरल एक्सरसाइज है रेजोल्यूट ड्रैगन। और इसके अंदर जो है एक टाइफून मिसाइल है USA की, तो उसको विड्रॉ करने से रिलेटेड जो है चाइना जो है अर्ज कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में US से चाइना का एंटी है। और आपको पता ही है कि साउथ जो ये हमारा साउथ चाइना जो सी है, इसके अंदर चाहे फिलीपींस हो गया, चाहे कोई भी कंट्री होगी इंक्लूडिंग जापान, US से जब भी टाई अप करता है तो मेन मोटिव क्या होता है, जापान ये चाइना को डराना, ठीक है। तो अपनी टाइफून जो मिसाइल है उससे चाइना को डरा रहा है, और चाइना ने बोला कि भाई ये जो मिसाइल है इसको थोड़ा सा साइड कर लो। तो यही यहाँ पे मेन न्यूज़ है। और एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज रेजोल्यूट ड्रैगन, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है जापान में हो रही है, ये कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। टाइफून सिस्टम के बारे में देखेंगे तो ग्राउंड लॉन्च मिड रेंज मिसाइल सिस्टम है, और US आर्मी का लॉन्ग रेंज प्रीसियस स्ट्राइक मॉडरेशन पोर्टफोलियो का एक पार्ट भी है, ठीक है। तो यही 2 न्यूज़ें हैं। एक्सरसाइज का नाम याद रखना, क्योंकि वहाँ IK में जो हमारी एक्सरसाइज थी, जो हमने डिस्कस भी करी थी डेली डिस्पैच में, वो आया था एक क्वेश्चन, एक्यूरीन आया था, और उसके अंदर एक वो भी आया था टाइगर ट्रम्प, वो भी हमने डिस्कस करा था 1 अप्रैल के अंदर। आप चाहें तो सर्च मार के देखना,
तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो ये डेली स्पैच डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को करो, अटैम्प्ट करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो याद रहता नहीं रहता। सो आज के डेली डिस्पैच डिस्कशन में बस इतना ही है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।